हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रेप पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का जो आपका आर्ट्स ग्रुप यानी कि कला वर्ग का जो पेपर है उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है उस पर चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको चूज करके बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन बोला है लोथल, या फिर मेहरगढ़, मुंडीगाक, या फिर कालीबंगा। आपसे पूछा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहां से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। मेहरगढ़ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोला है, उपनिषद पुस्तकें जो है वो क्या है, धर्म है, योग है, विधि है, या फिर आपका दर्शन है। तो उपनिषद पुस्तकें जो है वो क्या है, आपका दर्शन है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किसने बनवाया है। नरसिंह देव वर्मन ने, राजेंद्र चोल ने, अशोक ने, या फिर आपका कृष्णदेव राय ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कोणार्क का जो आपका है ना सूर्य मंदिर जो है वो किसने बनवाया है, वो आपका नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। पूछा है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। अबुल फजल था, या फिर आपका अब्दुल कालिद बदायूनी था, या फिर आपका है ना अलबरूनी था, या फिर आपका दारा शिकोह था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी जो है अलबरूनी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि पुराणों का अध्ययन करने वाला सबसे पहला मुसलमान कौन था, अलबरूनी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे क्या पूछा है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो है वो करवाया था। अमीर खुसरो ने, या फिर आपका इब्न बतूता ने, सुल्तान फिरोज शाह ने, या फिर आपका जियाउद्दीन बर्नी ने। ठीक है, तो आपका इब्न बतूता जो है उन्होंने क्या करवाया था, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वितरण करवाया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी जो है वो कहा जाता है। यानी कि भारत का सादी जो है वो किसे कहा जाता है। अमीर हसन को, अमीर खुसरो को, अबू तालिब कलीम को, या फिर आपका चंद्रभान ब्राह्मण को। तो अमीर हसन जो है ऑप्शन नंबर ए ये इसका करेक्ट आंसर है। इनको क्या कहा जाता है, भारत का सादी जो है वो अमीर हसन को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आपसे पूछा है शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। पुरंदर के युद्ध में, रायगढ़ के युद्ध में, सलहार के युद्ध में, या फिर आपका शिवनेर के युद्ध में। ठीक है, तो शिवाजी ने मुगलों को हराया था आपके है ना सलहार के युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है, आपका शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को आपको यहाँ पे पहचानना है कि भाई शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इन चारों में से। सबसे पहला बोला है आपका दर्शन भिलासी। ठीक है, दूसरा बोला है दर्शनाभिलाषी। अब यहाँ पे एक ये वाला स है, यहाँ पे एक ये वाला श है। तो आपको यहाँ पे जो सबसे करेक्ट वर्ड है उसको पहचानना है। तो पहले बोला है, सबसे पहला ऑप्शन पूछा है आपसे दर्शन भिलासी, दूसरा बोला है दर्शनाभिलाषी, थर्ड बोला है आपका दर्शन भिलाषी, या फिर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो बोला है दर्शनाभिलाषी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दर्शनाभिलाषी जो है वो इसका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। पूछा है कि चंद्रमुखी में कौन सा समास है। चंद्रमुखी जो वर्ड है इसमें कौन सा समास है वो आपको बताना है। द्वंद्व समास है, या फिर आपका बहुव्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, या फिर आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, तो चंद्रमुखी जो वर्ड है इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हमारा जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन प्रेप, वहां पे आपको यूपी बीएड 2025 है ना जो प्रवेश परीक्षा है उसके लिए आपको कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो कोर्स में मिलेंगे। आपका सारा जो सिलेबस है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा। बाइलिंगुअल क्लासेस जो है वो मिलेंगी, यानी कि क्लासेस हिंदी और इंग्लिश माध्यम में दोनों ही मीडियम में रहेंगी। तो किसी भी तरीके के बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं सभी बच्चे उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्लासेस के अंदर आपको उनके पीडीएफ के नोट्स जो है वो भी दिए जाएंगे, ताकि आप अपने पीडीएफ के नोट्स से अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स जो है वो बना सको। या फिर आपको लगता है कि भाई मुझे खुद के हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाने, मैं पीडीएफ को देख के ही पढ़ सकता हूं, तो आप उन पीडीएफ को देख के भी अपनी पढ़ाई जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो क्लासेस मिलेंगी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में और उन क्लासेस के पीडीएफ के नोट्स भी मिलेंगे। इसके साथ साथ जो आपके पिछले साल के पेपर्स हैं, यानी कि जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। जब तक आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई पहले कैसे सवाल आए हैं, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं,
एग्जाम का पैटर्न कैसा है, किस किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, ये सब कुछ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के ही पता चलेगा। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो आपको दिए जाएंगे इस बैच के अंदर। साथ ही साथ और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस का सेट जो है वो भी मिलेगा। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो आपको बहुत ही मिनिमम यानी कि बहुत ही कम से कम प्राइस में मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड ऑफर है ये, तो आप जल्दी से जल्दी हमारे जो कोर्स है इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाके जो हमारा एप्लीकेशन है ऑनलाइन प्रेप, आपको सिंपली उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। या फिर कोर्स के साथ साथ आप है ना चाहते हो कि आपको है ना 12 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हो। स्मार्ट नोट्स करके एक बुक है हमारी, आप उसको भी ऑनलाइन है ना परचेज कर सकते हो। हमारा एप्लीकेशन है ऑनलाइन प्रेप, वहाँ से ही आप ऑनलाइन प्रेप का जो एप्लीकेशन है या तो आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर ये जो वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू भी आप जाके सिंपली क्या कर सकते हो, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारा जो बैच है बीएड का उसको भी परचेज कर सकते हो, या फिर आपको स्मार्ट नोट्स चाहिए जिसमें आपको 12 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हो। इसके अलावा और काफ़ी सारे कोर्सेज जो हैं वो आपको हमारे एप्लीकेशन पे दिख जाएंगे, तो आप काफ़ी सारे कोर्सेज को वहाँ पे एक्सप्लोर करिए। जो भी कोर्स आपको अच्छा लगता है, बहुत ही कम से कम प्राइस रखा गया है, आप उन कोर्सेज में अपना एनरोलमेंट जो है वो जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस से हमारी क्लास की तरफ। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, अरण्य रोदन जो है उसका अर्थ क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहले आप खुद इस क्लास को पॉज करिए और इन सवालों के आंसर दीजिए, उसके बाद में फिर जो करेक्ट आंसर है उसको मैं आपको यहाँ पे बता ही दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि अरण्य रोदन जो है इसका अर्थ क्या है, व्यर्थ प्रयास, स्वार्थ पूरा करना, केवल कल्पना करना, या फिर मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्यर्थ प्रयास करना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि अरण्य रोदन जो है इसका अर्थ क्या होता है, व्यर्थ में प्रयास करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे क्या पूछा है, जितेंद्रिय है ना, जितेंद्रिय शब्द जो है इसका तात्पर्य क्या होता है आपका, है ना। ऑप्शन नंबर ए बोला है जिसकी इंद्रियां न हो, या फिर ऑप्शन नंबर बी बोला है जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण न हो, ऑप्शन नंबर सी बोला है जिसकी इंद्रियां वश में हो, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोला है जो इंद्रियों के पीछे भागे। तो जितेंद्रिय जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जिसकी इंद्रियां वश में हो। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे क्या पूछा है, तद्भव शब्द जो है इसका चयन आपको करके बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गुहा, या फिर गोपाल, गोधुन, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है गाय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गाय जो है ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे क्या पूछा है, इस परीक्षार्थी ने नकल की है। इस वाक्य में ये जो इस शब्द है ये क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है, इस परीक्षार्थी ने नकल करी है। तो ये जो इस वर्ड है ये वर्ड क्या है, ये वर्ड अव्यय है, ये वर्ड सर्वनाम है, सर्वनामिक विश्लेषण है, या फिर संज्ञा है। इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सर्वनामिक विश्लेषण जो है वो इस वर्ड को दिखाता है, इस शब्द को दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं। ये जो लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या है, ठीक है। लोकोक्ति आपको यहाँ पे दे रखी है और इसका मतलब क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं गढ़े जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, कंजूसी करना, या फिर सीमित साधनों से काम करना, छोटा होकर बड़ा काम करना, या फिर सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं, यानी कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं। यानी कि हमारे पास में कुछ अगर लिमिटेड साधन है, कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज है, कुछ सीमित साधन है, तो उनसे हम बड़े काम जो है वो नहीं कर सकते हैं, यानी कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है, पन्नग का समानार्थी शब्द क्या है वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। पिक, उरग, केसरी, या फिर पिनाक। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उरग जो है ऑप्शन नंबर बी वो इसका करेक्ट आंसर है। पन्नग जो है इसका समानार्थी शब्द क्या है, उरग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब यहाँ पे आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस दे रखे हैं। नंबर जो आपका 66 वाला क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है, पहले हम उसकी डायरेक्शन देख लेंगे, उसके बाद में इस सवाल पे आएंगे और फिर हम इसके आंसर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि पिक द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। यानी कि यहाँ पे आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। इन चारों ऑप्शन में से, ये जो आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर कौन सा फिट होता है, जो इस पूरे सेंटेंस का कोई मतलब निकालता है, वो आपको इन चारों वर्ड में से चूज करके यहाँ पे लिखना है। तो सवाल क्या बोला है, देयर इज एन डैश रिस्पॉन्स फॉर द मैराथन, ओवरवेलमिंग, ओवरराइडिंग, एक्सेसिव, या फिर एक्सट्रीम।
आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे करेक्ट वर्ड यहाँ पे कौन सा बैठेगा जो इस पूरे शब्द का सही अर्थ जो है वो निकालेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ओवरवेलमिंग जो है वो यहाँ पे फिट होगा। तो यहाँ पे बन जाएगा देयर इज एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फॉर द मैराथन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब यहाँ पे आपको 67 और 68 क्वेश्चन जो है वो भी इंग्लिश का दिया हुआ है। इसमें करना क्या है आपको, पहले हम यहाँ पे डायरेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे आपको एक है ना क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पूरे जो आपका सेंटेंस है इसको आपको एक वर्ड में समझाना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको चूज करना है। पहला क्वेश्चन 67 जो है वो क्या बोला है, अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई जो इंसान हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे लेता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, शाइलॉक कहते हैं, यूजरर कहते हैं या फिर आपका डेब्टर कहते हैं। तो 67 का ऑप्शन नंबर सी यूजरर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको हम यूजरर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 68th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री। जो एक है ना ओरिजिनल इनहेबिटेंट होता है एक कंट्री का, उसको हम क्या कहते हैं, अबॉर्गिनस कहते हैं, सिटीजन्स कहते हैं, नेटिव्स कहते हैं या फिर आपके प्रिमिटिव्स कहते हैं। ठीक है, तो 68 का ऑप्शन नंबर ए जो है अबॉर्गिनस वो इसका करेक्ट आंसर है। जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट होते हैं कंट्री के उनको हम क्या बोलते हैं, अबॉर्गिनस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आपको 69 और 70 क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ पे उसकी डायरेक्शन गिवन है, उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग गिवन वर्ड। जो आपको यहाँ पे ये शब्द दिया हुआ है इसका ऑपोजिट वर्ड कौन सा है इन चारों में से, ABCD ऑप्शन में से, वो आपको यहाँ पे चूज करना है। तो 69 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वॉलंटरी जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपके चॉइस के है ना आधार पे, आपकी इच्छा के अनुसार। ठीक है, तो वॉलंटरी शब्द जो है इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा भाई, आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी चॉइस के अनुसार। तो यानी कि इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कंपलसरी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कंपलसरी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पूछा था ये जो शब्द है इसका 4 ऑप्शन में से बताना है कि ऑपोजिट शब्द कौन सा है, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंपलसरी। ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 70th क्वेश्चन पे। एग्रवेट जो है यहाँ पे दिया हुआ है और इस चारों ऑप्शन में से बताना है कि इसका ऑपोजिट वर्ड क्या है, एब्रीविएट है, एलिविएट है, एडवोकेट है या फिर एप्रिशिएट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एब्रीविएट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे 71 और 72 क्वेश्चन जो है उसकी डायरेक्शन आपको यहाँ पे गिवन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है ना फ्रेलिटीज, इसका वर्ड इसका मीनिंग कौन सा है इन चारों में से, वो आपको यहाँ पे चूज करके करेक्ट आंसर बताना है। तो फ्रेलिटीज जो है इसका मतलब टिमिडनेस है, फेलियर्स है, ऑडिटीज है या फिर आपका वीकनेस है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वीकनेस। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेलिटीज का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीकनेसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 72 क्वेश्चन क्या बोला है, कॉन्टेम्पलेटिव जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थॉटफुल होगा, केयरलेस होगा, ओवरजेलस होगा या फिर आपका मिस्चीवियस होगा। ठीक है, तो थॉटफुल जो है वो इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है कॉन्टेम्पलेटिव, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थॉटफुल। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 73rd क्वेश्चन पे। क्या बोला है, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है वो घिनौनी है। ये किसने कहा था कि भी भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है, ब्रिटिश की जो है ना इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है, ब्रिटिश की जो आर्थिक नीतियां हैं वो घिनौनी है। ये किसने कहा था, तिलक ने कहा था, दादा भाई नौरोजी ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था या फिर आपका एडम स्मिथ जो है उन्होंने कहा था। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स जो है ये उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश की आर्थिक नीतियां जो है भारत में वो सबसे घिनौनी है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे। क्या पूछा है, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन है। जो हरिजन होते हैं ना, हरिजन जो होते हैं उनके प्रारंभकर्ता कौन है वो आपको बताना है। तिलक है, गोखले हैं, गांधी जी है या फिर आपके दादा भाई नौरोजी हैं। तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गांधी जी जो है वो ही हरिजनों की बातें करते हैं, इन्होंने ही ये वर्ड दिया था बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर सी गांधी जी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 क्वेश्चन क्या बोला है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। भाई जो राजनीतिक सुधार थे ना उसके लिए है ना, उसको लेकर विरोध करने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, राजा राम मोहन रॉय थे या फिर आपके बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो पहले भारतीय थे जिन्होंने क्या करा था, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सूर्य की बाहरत, जो बाहरी परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, उस वो आपसे पूछा है। वर्णमंडल कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, किरीट कहते हैं या फिर आपका स्थल मंडल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किरीट जो है वो इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा जो है वो आता है। ज्वार भाटा आई होप सब लोगों को पता होगा क्या होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा जो है वो आता है। पृथ्वी का चंद्रमा पर, या फिर पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, या फिर चंद्रमा का पृथ्वी पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा जो है वो आता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है आपसे, सुनामी तरंगे कितने है ना, किससे उत्पन्न होती है। जो सुनामी की जो तरंगे आती है वो किससे उत्पन्न होती है वो आपको बताना है। समुद्र के नीचे भूकंप से उत्पन्न होती है, चंद्रमा के अभिकर्षण से उत्पन्न होती है, समुद्र में ज्वार से उत्पन्न होती है, या फिर आपके चक्रवात से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये किससे उत्पन्न होती है, समुद्र के नीचे भूकंप जो आता है उससे आपकी जो समूह है ना सुनामी तरंगे जो है वो उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कार्यांतरण होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाती है। संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है, या फिर आपका फेल्डस्पार में परिवर्तित हो जाती है, नीस में परिवर्तित होती है, या फिर आपका क्वार्टजाइट में परिवर्तित होती है। तो वो किस में परिवर्तित हो जाती है, नीस में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कार्यांतरण होता है तब वे नीस में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है, विजयवाड़ा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। कावेरी नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे, महानदी के किनारे, या फिर आपका ताप्ती नदी जो है उसके किनारे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी के किनारे जो आपका ज्वार भाटा जो है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है। शिप्सा जलप्रपात, हैगेनकल जलप्रपात, या फिर आपका कोरेकल जलप्रपात, या फिर आपका योग जलप्रपात। ठीक है, तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है वो आपको बताना है। तो जो योग जलप्रपात है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे, लेकिन आप लोग मुझे जरूर से कॉमेंट करके बताना। इस वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप मुझे बताना कि आपके 50 में से कितने सवाल जो है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, झूम जो है वो क्या है। एक लोक नृत्य है, एक नदी का उपनाम है, भारत के उत्तर पूर्व में एक जनजाति है, या फिर कृषि का एक प्रकार है, यानी कि खेती का एक प्रकार है। तो झूम क्या होता है, झूम आपने सुना होगा, ये एक खेती का प्रकार है, एक तरीके की खेती यानी कि एग्रीकल्चर का एक तरीका है। झूम खेती के नाम से भी हम उसको जानते हैं। तो ये आपका एक खेती का प्रकार है, यानी कि एग्रीकल्चर का टाइप है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे क्या पूछा है अगला सवाल, HYV कार्यक्रम को भारत में किस नाम से जाना जाता है। श्वेत क्रांति के नाम से, नीली क्रांति के नाम से, प्रारंभिक कृषि के नाम से, या फिर नव कृषि नीति यानी कि हरित क्रांति के नाम से। तो जो HYV कार्यक्रम जो है इसको भारत में किस नाम से जानते हैं। तो जो HYV कार्यक्रम जो है इसको हम भारत में जानते हैं नव कृषि नीति यानी कि हरित क्रांति के नाम से। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है, मध्य प्रदेश के नेपानगर में क्या है। चीनी मिल है, या फिर आपका इस्पात संयंत्र है, अखबारी कागज का कारखाना है, या फिर भारी इंजीनियरिंग संयंत्र है। तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के जो नेपानगर है इसमें क्या है। तो इसमें क्या है, अखबारी कागज का कारखाना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश के नेपानगर में अखबारी कागज का कारखाना है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। पूछा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए फेमस है, किसके लिए प्रसिद्ध है वो बताना है। गेंडे के लिए फेमस है, बाघ के लिए फेमस है, शेर के लिए फेमस है, या फिर आपका मगरमच्छ के लिए फेमस है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके गेंडों के लिए फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा है कि मानसरोवर झील जो है वो कहाँ पे स्थित है वो आपको बताना है। नेपाल में स्थित है, चीन में स्थित है, तिब्बत में स्थित है, या फिर आपका भूटान में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मानसरोवर झील जो है वो आपका तिब्बत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, काफी छोटे छोटे से क्वेश्चंस है, काफी सिंपल क्वेश्चंस है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पूछा है सामूहिक खपत से क्या मतलब होता है। सामूहिक खपत का क्या मतलब है। घरेलू खपत है, व्यक्तिगत खपत है, स्वयं खपत है, या फिर वरिष्ठ नागरिकों द्वारा उपभोग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सामूहिक खपत जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घरेलू
घरेलू खपत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामूहिक खपत का मतलब होता है घरेलू खपत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का अच्छा उदाहरण होता है? चाय और कॉफी, कलम और स्याही, टूथब्रश और टूथपेस्ट, या फिर ऊन और मांस। तो ये जो चार आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये एक जोड़े में यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है वो संयुक्त आपूर्ति का सबसे बेस्ट उदाहरण है, यानी कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। तो ऊन और मांस जो है वो यहाँ पे संयुक्त आपूर्ति का एक अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? जो पूंजीवादी जो है ना अर्थव्यवस्था जो है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, वो आपको बतानी है। ऑप्शन 1 बोला है प्रशासनिक मूल्यों, या फिर ऑप्शन बी बोला है सार्वजनिक स्वामित्व, ऑप्शन सी बोला है नियोजित अर्थव्यवस्था, या फिर ऑप्शन डी बोला है निजी स्वामित्व। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है इसकी मुख्य विशेषता क्या है? निजी स्वामित्व है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? जो भारत में महान्यायवादी होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। राष्ट्रपति करते हैं, है ना, जो प्रधानमंत्री होते हैं यानी कि जो आपके पीएम होते हैं वो करते हैं, जो आपके विधि मंत्री होते हैं वो महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, या फिर आपका मंत्रिमंडलीय है ना समिति होती है उसके द्वारा नियुक्ति करी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो राष्ट्रपति जो होते हैं, आपके प्रेसिडेंट जो होते हैं, वो क्या करते हैं? महान्यायवादी की नियुक्ति यानी कि उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपसे पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा के निःशुल्क अधिकार को किस अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है? भाई सर्वोच्च न्यायालय जो है आपका सुप्रीम कोर्ट जो है, उसने शिक्षा का निःशुल्क अधिकार जो हमको दिया है उसको किस अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है? जीवन के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, या फिर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा गया है, या फिर शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है? तो ये किसमें रखा गया है? जीवन के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसके द्वारा शिक्षा के निःशुल्क अधिकार को किसके अंतर्गत रखा गया है? जीवन के अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 92 क्वेश्चन क्या बोला है? भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार की कितनी वर्ष की आयु होनी चाहिए? यानी कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं, आपको पता है हमारे पास में प्रेसिडेंट भी होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं, आपके वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, उनको निर्वाचित होने के लिए उनकी आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? 18 वर्ष की होनी चाहिए, 25 वर्ष की होनी चाहिए, 30 वर्ष की होनी चाहिए, या फिर आपकी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए उपराष्ट्रपति की, वो निर्वाचित होना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 35 वर्ष, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन आपको जब सॉल्व करते हो वो इजी लगते हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो फिर ये छोटे छोटे से क्वेश्चन ही क्या कर देते हैं? आपको कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई थी? लीला सेठ, अन्ना चांडी, फातिमा बीवी, या फिर सुजाता मोहन? ठीक है, सुजाता मनोहर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फातिमा बीवी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या बोला था आपसे कि भारत में कौन है ना, निम्न में से कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसकी पहली महिला न्यायाधीश जो है वो नियुक्त हुई थी? तो कौन थी वो? फातिमा बीवी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 94 क्वेश्चन क्या बोला है? पंचायत के सदस्य कौन होते हैं? जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत होते हैं, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता गणों द्वारा है ना होते हैं सदस्य, या फिर स्थानीय शासन के मंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट होते हैं, या फिर खंड विकास समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता गणों द्वारा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है? राज्य की कार्यपालिका शक्तियां जो है वो किसके पास में होती है, किसके हाथों में निहित होती है? मुख्यमंत्री के हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में, राज्यपाल के हाथ में, या फिर आपका मंत्री परिषद के हाथ में? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल मतलब जो आपके गवर्नर होते हैं वो। ठीक है, यहाँ पे पूछा था कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां होती है वो किसके पास में होती है? तो राज्य में तो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे ही अगर आपसे राज्य की बजाय अगर आपसे सेंटर पूछते यानी कि केंद्र सरकार पूछते तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता? आपके राष्ट्रपति
यानी कि आपके प्रेसिडेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्यों के सर्वप्रथम 1956 में पंचायती राज स्थापित किया गया था, यानी कि ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जहां पे सबसे पहले 1956 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था जो है उसकी स्थापना करी गई थी। राजस्थान और महाराष्ट्र में करी गई थी, राजस्थान आंध्र प्रदेश में करी गई थी, राजस्थान और उड़ीसा में करी गई थी, या फिर राजस्थान और पंजाब में करी गई थी। अब राजस्थान तो आपको यहाँ पे सारे ही ऑप्शन में दे रखा है, क्योंकि ये एक ऐसा ऑप्शन है जो सभी बच्चों को मोस्टली पता होता है कि सबसे पहले पंचायती राज की जो है ना स्थापना जो है वो राजस्थान में हुई थी। लेकिन राजस्थान के साथ में और भी एक और स्टेट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा था कि भाई इन जो राज्यों में से आपको बताना है कि 2 राज्य कौन से हैं जहाँ पे 1956 में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी, तो वो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा है कि कीमत सिद्धांत के साथ निम्न में से कौन सा सिद्धांत आबद्ध है। ठीक है, तो आपको पहला ऑप्शन क्या बोला है, व्यष्ट अर्थव्यवस्था, या फिर विकसित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, या फिर आपका समष्टि अर्थव्यवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्यष्टि अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से क्या तात्पर्य होता है। पैमाने की जो अर्थव्यवस्था है इसका मतलब क्या होता है, इससे क्या समझते हो आप, या फिर उत्पाद की इकाई लागत में कमी, या फिर वितरण की इकाई लागत में कमी, उत्पाद की कुल लागत में कमी, या फिर वितरण की कुल लागत में कमी। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से तात्पर्य क्या होता है, इससे तात्पर्य होता है उत्पाद की इकाई लागत में कमी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस 2 ही सवाल और बचे हुए हैं, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं बहुत ही आसानी से। आपसे पूछा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 59वें संविधान संशोधन, 60वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन, या फिर आपके 62 संविधान संशोधन। यानी कि संविधान संशोधन क्या होते हैं, जो हमारा संविधान होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें हम क्या करते हैं, कुछ अमेंडमेंट करते हैं, जिसको हम हिंदी में संशोधन के नाम से जानते हैं। अभी संशोधन क्या होते हैं, अमेंडमेंट क्या होते हैं, इसका मतलब होता है कुछ चेंजेस करना, कुछ बदलाव करना हमारे संविधान में। ठीक है भाई, समय के अनुसार जो आपका टाइम जो है वो बदलता रहता है, तो टाइम के साथ साथ कुछ चेंजेस जो है वो संविधान में भी होते रहते हैं, क्योंकि संविधान को बने हुए काफी टाइम हो गया, तो उसके बाद में समाज बदलता है, टाइम बदलता है, तो उसके साथ में काफी सारी चीजें जो है वो भी बदलती है, तो चेंज होना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। भाई संविधान में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उसको हम है ना लीगल भाषा में अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो आपसे यहाँ पे पूछा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जो मतदान की आयु जो है ना, आपको वोट देने की आयु जो है वो पहले 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में उसको घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी, कि भाई सभी जो लोग हैं 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो सब क्या कर सकते हैं, मतदान जो है वो दे सकते हैं। ये किस संशोधन अधिनियम के तहत से करा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 61वें यानी कि 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत आपकी जो मतदान की आयु है वो 21 से हटाकर हमने 18 कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट सवाल आपसे पूछा गया है, आपातकालीन प्रावधानों को भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है। भाई जर्मनी से लिया गया है, जापान से लिया गया है, सोवियत यूनियन से लिया गया है, या फिर आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपातकालीन प्रावधान जो है आपके इमरजेंसी के जो प्रोविजंस जो है आपके संविधान में, जहां पे हमारे पास में 3 प्रकार की इमरजेंसीज होती है। हमारे पास में नेशनल इमरजेंसी होती है, हमारे पास में प्रेसिडेंट रूल होता है, हमारे पास में फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। ठीक है, तो ये जो तीनों प्रकार की जो इमरजेंसियां हैं, जो आपातकाल है, ये हमने कहां से लिया है, ये प्रावधान हमने जर्मनी से लिया गया है। हमने काफी सारी चीजें जो है वो अलग अलग जो आपके कंट्रीज हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ठीक है, तो जैसे काफी सारी चीजें जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमने कहां से लिए हैं, आपके यूएसए से लिए हैं। डीपीएसपी जो है वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमने रशिया यानी कि यूएसएसआर से लिया है। तो ऐसे काफी सारी चीजें जो है वो हमने अलग अलग संविधान, अलग अलग जो आपके देश है उनके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो यहाँ पे आपातकालीन प्रावधान पूछे कि ये हमने कहां से लिया गया है, ये हमने जर्मनी से लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल 50 क्वेश्चन जो है वो आज की क्लास में सॉल्व किए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपको सब कुछ समझ में आया होगा, आपको सारी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। ठीक है, थैंक यू।